चलिए बच्चों, हम जैसा कि पढ़ रहे थे कूलाम का नियम। और कूलाम के नियम में हम लोगों ने पढ़ा कि कूलाम का नियम क्या कहता है, तथा कूलाम का नियम हमने पूरा डेरिवेट किया और वहाँ पे ये देखा कि जो कूलाम ने बताया था कि दो आवेशों के बीच में एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और वह बल उन आवेशों के बीच बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। वहाँ से जो सूत्र निकल के आया था वो फॉर्मूला था हमारा F इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। आपको अब हम जो बताने जा रहे हैं कि जो हमने दो आवेश ले रखे थे Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी कितनी थी, R थी। अब आपको बता दें कि ये आवेश स्वतंत्र रूप से रखे हुए थे, इनके बीच में या तो वायु थी और या निर्वात था। वायु तो आप समझते ही हैं कि अगर आप दो वस्तुएं कहीं भी रख देते हैं या आपके चारों तरफ पूरा वायुमंडल से घिरा है, तो यहाँ पर वायुमंडल अगर होगा तो सिंपल सी बात है, इसके भी चारों तरफ वायु रही होगी और इसके भी चारों तरफ वायु रही होगी, अर्थात दोनों आवेशों के बीच में क्या था, वायु थी। जब दोनों आवेशों के बीच में वायु थी तब जो हमने परावैद्युतांक या जो कांस्टेंट के लिया था, के स्थान पे एक कांस्टेंट रखा 1/4πε0, ठीक है, एक कांस्टेंट लिया था हमने। तो अगर इनके बीच वायु ना होकर के, अगर इनके बीच वायु या निर्वात ना होकर के कोई चालक या अचालक पदार्थ रख दिया जाए, चालक जैसे कोई भी धातु का टुकड़ा होता है ना, लोहा, सोना, चांदी, स्टील, पीतल, जस्ता, ये सभी धातुएं हैं। तो चाहे दोनों आवेशों के बीच में हम कोई धातु का टुकड़ा रख दें और चाहे कोई अचालक पदार्थ रख दें, जैसे मोम, प्लास्टिक, है ना, कोई भी अचालक पदार्थ हम रख सकते हैं। तो अगर बीच में अगर हमने कोई अचालक पदार्थ रख दिया तो अब तक क्योंकि कुछ नहीं था, अब तक वायु थी, लेकिन अगर हम कोई अचालक पदार्थ रख देते हैं, क्या तब भी जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है वो इतना ही होगा? तो इसका जवाब होगा नहीं। इसका जवाब फिर होगा क्या? तो इसका हम आंसर लिखेंगे, यदि दोनों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रख दिया जाए। अगर के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4π(k)ε0 और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यानी कि फिर उस परावैद्युतांक K का मान भी हमें रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर जो बीच का स्थान है इसमें हमने कोई अचालक रख दिया, तब K का मान जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। K का मान 1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हमने दोनों के बीच में कोई धातु का टुकड़ा रख दिया तब यही K का मान जो होता है वो धातु के लिए K का मान क्या होता है, अनंत हो जाता है, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे हमने सिर्फ इतना माना कि अगर दोनों आवेशों के बीच में, क्योंकि जब निर्वात था तो आकर्षण बल F बराबर 1/4πε0 गुणे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर का मान आया था, जहाँ पे हमने 1/4πε0 का मान बताया आपको कितना होता है, 9 गुणे 10 की घाते 9। 1/4πε0 बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 मात्रक अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अब
इसके बाद मैंने एप्सिलॉन 0 की भी वैल्यू आपको बताई, कितनी आई थी 8.85 × 10 की घात माइनस 12, 8.85 × 10 की घात माइनस 12 एप्सिलॉन 0 की भी वैल्यू -12 आई थी और इसकी भी बीमा हमने निकाली थी। लेकिन अब हमने जो बताया आपको कि चलो भाई जब निर्वात था तो बल इतना लग रहा था, लेकिन अगर दोनों आवेशों के बीच में कोई पदार्थ रख दिया जाए, पदार्थ कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, वैसे तो 3 प्रकार का होता है, चालक, अचालक, अर्धचालक। तो यहाँ पे हम अर्धचालक के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 के बारे में चर्चा हो रही है, चालक और अचालक। तो अगर हम अचालक रखते हैं तो मैंने फिलहाल पहले पदार्थ रखते हैं, फिर चालक अचालक डिसाइड करेंगे कि चालक है कि अचालक है। तो सबसे पहले हमने एक पदार्थ रख दिया और उस पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो कितना है, k है। अगर उस पदार्थ का परावैद्युतांक k है तो इन दोनों के बीच अब जो नया बल लगेगा वो बल कितना हो जाएगा, F = 1/4πε0 k Q1 Q2/r²। आप जो पढ़ रहे हो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर हमने दोनों के बीच में के परावैद्युतांक का, अच्छा जैसा कि एक चीज और बताया मैंने, सवाल पहले पूरा सुन लेते। अगर के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ हमने रख दिया, 2 आवेश लिया, दोनों के बीच में के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ हमने रख दिया, तो उनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा था, क्या वो आकर्षण बल घटेगा या बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? ऐसा सवाल बोर्ड में पूछा जाता है कि यदि हम 2 आवेशों के बीच में कोई परावैद्युतांक रख देते हैं, कोई पदार्थ रख देते हैं, चाहे वो अचालक हो या अर्धचालक हो, तो ऐसी स्थिति में जो लगने वाला आकर्षण बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आकर्षण बल घट जाएगा या बराबर रहेगा या उतना ही रहेगा या इसमें से कोई नहीं? तो आप इस फार्मूले को देखकर अगर बता सकते हैं तो आप हमें मैसेज करिएगा, हम आपको जो सही जवाब देंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं कि अगर हम बीच में कोई 2 आवेशों के बीच में कोई परावैद्युतांक या कोई चालक या अचालक पदार्थ रख देते हैं तो उन आवेशों के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो घट जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि जब कोई पदार्थ नहीं था, निर्वात था, तो आकर्षण बल इतना था, और जब कोई पदार्थ मैंने रख दिया जिसका परावैद्युतांक k है तो उस समय लगने वाला आकर्षण बल कितना है, F = 1/4πε0 k Q1 Q2/r²। लेकिन यहाँ पे दोनों F से हमने नोट किया है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं FM। FM का मतलब बीच में कोई माध्यम हमने चेंज कर दिया है, रख दिया है, इसलिए इसको अलग चिन्ह के माध्यम से हम नोट कर लेते हैं। अर्थात अब लगने वाला बल इतना है। अब हम क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 बना लेते हैं। समीकरण बनाने की जरूरत क्या पड़ी, इसको हम बताते हैं आपको, चलिए दिखाते हैं। आइए इसको इससे या इसको इससे भाग दे देते हैं। ठीक है, किसी को आप किसी से भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान आपको सही निकालना आना चाहिए बस। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ लोग बता देते हैं कंडीशन अप्लाई करो, कंडीशन अप्लाई करो, तो ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। चलिए हम इसे समीकरण 1 को 2 से भाग दे देते हैं। अगर समीकरण 1 को 2 से भाग देते हैं तो बायां पक्ष बाईं तरफ, दायां पक्ष दाईं तरफ हो जाएगा। ये हो जाएगा F/FM = ये आपका 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा। ऊपर बचेगा आपका 1/1 और नीचे बटेगा 1/k, और Q1/Q2/r² से Q1/Q2/r² भी कट जाएगा। ये के ऊपर चला जाएगा, तो F/FM = k/1 या आप इसे सिर्फ k लिख सकते हैं। अब k है कौन, k परावैद्युतांक था जो बीच में रखा था, उसका परावैद्युतांक है उस माध्यम का। अर्थात यहाँ से आप एक परिभाषा दे सकते हैं या आप एक बात समझने का प्रयास करिए। जैसे आपको कोई सवाल दिया गया और कहा गया कि हमने 2 आवेश लिए हैं और उन आवेश को का परिमाण कुछ भी हो, मान कुछ भी हो, हमें क्योंकि सवाल घुमा के देगा आपको, अगर इससे रिलेटिव आपसे सवाल पूछता है तो सवाल कैसा होगा आप सुनिएगा
जैसे आपसे कहता है कि हमने 2 आवेश लिए थे और उन आवेशों को हमने निर्वात में रखा, तो उनके बीच लगने वाला बल मान लेते हैं 5 न्यूटन है। जब उन दोनों आवेशों को हमने कहाँ रखा, निर्वात में रखा, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना है बेटा, 5 न्यूटन है। और जब उनके बीच हमने एक कोई माध्यम ला करके रख दिया, मोम रख दिया, प्लास्टिक रख दिया, या कोई भी चीज़ ऐसी रख दी जो चालक थी या अचालक थी, फिलहाल जब वो चालक होती तो उसका कुछ और ही वैल्यू होता, बट हमने अभी सिर्फ क्या किया कि कोई कांच, मोम, कागज, तेल या कुछ भी ऐसा रख दिया जो अचालक होते हैं। तब यानी कि आपको 2 कंडीशन पर लगने वाला बल बताया, एक निर्वात में बता दिया और एक कोई पदार्थ उनके बीच रखने के बाद बता दिया। मान लो पदार्थ रखने के बाद लगने वाला जो बल है वो कितना है, 3 न्यूटन है। कराए यदि कोई पदार्थ नहीं था तो लगने वाला बल इतना था, जब बीच में हमने पदार्थ रख दिया तो लगने वाला बल 3 न्यूटन हो गया। तो बताओ कि जो पदार्थ हमने रखा उस पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है, उस पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है। तब हम क्या करते हैं, ये निर्वात में लगने वाला बल था और ये माध्यम रखने के बाद लगने वाला बल था। ऐसी स्थिति में हम इसको इससे भाग दे दिए तो उस माध्यम का क्या आ गया, परावैद्युतांक आ गया, क्योंकि अभी हमने फार्मूले में बताया था कि जब बीच में माध्यम होता है तब लगने वाले बल का जो फार्मूला होता है उसमें सिर्फ k का चेंज आता है, जहाँ k माध्यम का परावैद्युतांक होता है। ठीक है ना। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि निर्वात में लगने 2 आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक k कहते हैं। ये आप यहाँ से डिफिनीशन भी दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं आपको कि जो ये हमारा k एप्सिलॉन 0 होता है, इसे हम एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। यानी कि जहाँ पे k एप्सिलॉन 0 है वहाँ पे हम k को भी लिख सकते, सॉरी, जहाँ पे k एप्सिलॉन 0 वहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन लिखा जा सकता है, क्योंकि जो एप्सिलॉन 0 होता है वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर निर्वात की विद्युतशीलता को हम पदार्थ के परावैद्युतांक से गुणा करते हैं तो पदार्थ की जो विद्युतशीलता है उसे हम एप्सिलॉन से नोट कर सकते हैं। अगर हम k एप्सिलॉन 0 के स्थान पे एप्सिलॉन लिखते हैं तो देखते हैं हमारा फार्मूला क्या बन के तैयार होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये F m इज इक्वल टू आपका 1/4 एप्सिलॉन 0 से 1/4 इस बार सिर्फ कटेगा, ऊपर आपका 1/एप्सिलॉन 0 और नीचे 1/एप्सिलॉन रह जाएगा, क्योंकि k एप्सिलॉन 0 के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन लिख दिया, और बाकी सब लोग कट जाने वाले हैं। यहाँ पे F/Fm की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, k, यानी कि इसको हटा करके आप k लिख सकते हैं। इसे जब हल करेंगे तो एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन 0 नीचे चला जाएगा, बचेगा आपका क्या, k। अर्थात यहाँ पे अच्छा हमने एप्सिलॉन को किसके बराबर माना, चालक जब हम रख दिए थे या अचालक कोई पदार्थ बीच में रख दिए थे तो उस समय की क्या थी, ये विद्युतशीलता थी। ठीक है ना, उस समय की क्या थी, परावैद्युतशीलता थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक k के बराबर होता है। रिपीट करता हूं, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 कौन होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, और एप्सिलॉन कौन है, k एप्सिलॉन 0 था, तो एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, तो माध्यम की विद्युतशीलता यानी कि जो भी माध्यम हमने बीच में रखा है उस माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही उस माध्यम का परावैद्युतांक k कहलाता है। ये k की परिभाषा हो जाती है। ठीक है ना। अब आपको हम बताते हैं जो
कूलाम क्या है, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना की गई है। तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि हमने जब क्लास स्टार्ट किया तब भी बताया था कि जो कूलाम ने नियम दिया है वो नियम गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेटिव है, यानी कि अगर हमें गुरुत्वाकर्षण बल याद हो तो कूलाम के नियम को हम आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण बल डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, वैसे वैसे दोनों एक तरीके से दोनों एक ही तरीके से परिभाषित किए गए हैं। जैसे कि एक बार मैं दोहरा देता हूं आपको, उसमें क्या कहा गया था गुरुत्वाकर्षण के नियम में कि दो पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है जो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसमें कूलाम के नियम में क्या कहा गया था कि दो आवेशों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसका मान आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि आवेश के परिमाणों के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लेकिन दोनों बलों में डिफरेंस क्या है, क्या कोई डिफरेंस है या नहीं है? तो आपको बता दें, दोनों बलों में एक डिफरेंस होता है, एक नहीं 2-3 डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है, या जो न्यूटन ने बताया था उधर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में, उसमें जो भी आकर्षण बल होता है वो आकर्षण बल बहुत कम होता है ना, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े पिंड लेते हैं तब जाके आकर्षण बल का मान न्यूटन में हमें प्राप्त होता है। लेकिन जो आवेश के बीच का आकर्षण बल होता है वो बहुत तीव्र होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम 2 प्रोटॉन ले लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश होता है, अगर हम 2 प्रोटॉन ले लेते हैं तो आपको बता दें उन प्रोटॉनों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो, अगर हम 2 प्रोटॉन ले लिए, एक प्रोटॉन यहाँ एक यहाँ, P1 और P2, तो इनके बीच का जो आकर्षण या जो भी प्रतिकर्षण बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण नियम अगर यहाँ पे हम अप्लाई करें, द्रव्यमानों के अनुसार इनके बीच का आकर्षण बल ज्ञात करें, तो जितना भी बल आएगा उससे 10 की घाते कितना, 10 की घाते 36 गुना ज़्यादा बल आवेशों के आधार पर लगेगा। यानी कि जो 2 प्रोटॉनों का अगर हम द्रव्यमान लेते हैं और उतने द्रव्यमान के 2 कण लेते हैं और उनके बीच की दूरी निश्चित कर देते हैं, 2 प्रोटॉन के द्रव्यमान के जितना वाला 2 कण लेते हैं और उनके बीच सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से लगने वाला आकर्षण बल निकाल लेते हैं। वो बल जितना आएगा उसे लिख लेते हैं, मान लो वो बल आया x। अब हम 2 प्रोटॉन लेते हैं और उनके बीच उतना ही दूरी बना करके उनको रख देते हैं। अब उनको हम उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल ही लगेगा, अब उनके बीच यदि हम प्रतिकर्षण बल निकालते हैं तो उस प्रतिकर्षण बल का जितना मान आएगा वो इस मान से 10 की घाते 36 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो दूसरा अंतर तो यही हो गया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बहुत तीक्ष्ण, बहुत कम होता है, और हमारा जो दूसरा है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है ना। तो आपको बता दें, ये तो हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है, तथा जो दूसरा वाला बल हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र जो आवेशों के बीच का बल होता है वो बहुत अधिक होता है। तो अच्छा, दूसरी चीज़, गुरुत्वाकर्षण में सिर्फ आकर्षण बल लगता है, लेकिन आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लगते हैं, क्योंकि समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और विपरीत होंगे, एक धन होगा दूसरा का ऋण होगा तो चिपक जाएंगे। यानी कि जब विपरीत होंगे तो चिपक जाएंगे, यानी कि आकर्षण बल, और जब समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल। यानी कि आवेशों के बीच का जो बल है वो दोनों प्रकार का हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार सिर्फ अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षण बल ही लग सकता है, प्रतिकर्षण बल इसमें कार्य नहीं करता है। ठीक है, ये हमें आज इतना ही हम आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद आपको हम अगली क्लास में मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।